भीड़ को डराने के लिए उच्च श्रेणी के स्वर्गदूतों ने पहले ही मानवता की भावना को त्याग दिया था। वे भयावह रूप में बदल चुके थे जो अब तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसीलिए जब भी वे किसी श्रद्धालु से मिलते तो उनका पहला वाक्य होता, डरो मत। इसके विपरीत लोगों को बहकाने वाले राक्षसों की आवाजें अत्यंत मोहक होती। उनके हर हाव भाव में लुभावना आकर्षण झलकता था। फॉलन एंजल लूसीफर के नेतृत्व में राक्षसों ने इंसानों पर अधिकार जमाने की कोशिश की। वे शरीर में प्रवेश करके इस दुनिया में आए और दुनिया पर अपना राज कायम करना चाहा। इसी षड्यंत्र को रोकने के लिए आर्कएंजल माइकल ने नाइटविंग गारगोयल क्लैन की रचना की जो बुराई से लड़ सके। दिन में वे पत्थर की मूर्तियों में छिपे रहते और रात होते ही स्वर्गदूतों के रूप में जागकर एकता और शांति की रक्षा करते। यह अदृश्य युद्ध सदियों तक चला जब तक कि एक ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ जिसे खुद भगवान भी नहीं भांप पाए। उस प्राणी का जन्म 1795 की सर्दियों में हुआ। पागल वैज्ञानिक विक्टर ने कब्रिस्तान से चुराई गई 7 लाशों को जोड़कर एक नया जीवन बना डाला। पर जब वह रचना जीवित हो गई तो विक्टर खुद डर के मारे उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन वह प्राणी असाधारण जीवन शक्ति वाला था। शान और ई की पहचान न कर पाने के कारण उसने विक्टर की नई नवेली पत्नी को मार डाला। विक्टर ने बदले की आग में भरकर उस राक्षस का पीछा किया और उसे उत्तर ध्रुव तक खदेड़ दिया। लेकिन उसने यह भूल की कि वह प्राणी लाशों से बना है और उसे सर्दी का कोई असर नहीं होता। विक्टर खुद बर्फ में जमकर मर गया। प्राणी ने पुरानी यादों के चलते विक्टर की लाश उठाई और उसे परिवार की कब्र पर लाकर दफनाना चाहा। पर जैसे ही वह कब्र खोद रहा था उसके पीछे से पंजों की आवाज आई। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि अनजान और दुश्मन नजरों से भरे कई लोग उसे घेर चुके थे। भले ही उसमें असाधारण शक्ति थी, वह राक्षसों द्वारा अचानक किए गए हमले में फंस गया। जैसे ही उसके गले को दबाया गया उसने पास पड़ी एक क्रॉस उठाकर राक्षस के सीने में घुसेड़ दी। अचानक राक्षस की आत्मा नर्क में गिर पड़ी। उसी समय दूर कहीं से गूंजती आवाजों ने नाइटविंग एंजल्स को जगा दिया। वे आकाश से गिरे और चंद पलों में ही वहां मौजूद सारे राक्षसों को नर्क में लौटा दिया। हालांकि खतरा टल चुका था, पर 2 स्वर्गदूत उस प्राणी को देख बेहद आश्चर्यचकित थे जो दिखने में इंसान जैसा था मगर फिर भी राक्षसों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। विक्टर की लाश से एक नोटबुक मिली जिससे पता चला कि यह प्राणी एक प्रयोगशाला में लाशों से बना था। वे जान गए कि यह जीवन अस्तित्व में होने का मतलब है कि अब भगवान ही अकेले रचयिता नहीं है। स्वर्गदूतों ने उसे एबी लेकर जाने का निर्णय लिया ताकि नाइट क्वीन उसका न्याय कर सके। कैप्टन ऑफ द गार्ड्स ने सुझाया कि चूंकि राक्षस इसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, जरूर कुछ रहस्य छिपा है, इसलिए इसे मार डालना ही समझदारी होगी। पर नाइट क्वीन निर्दोष को मारना नहीं चाहती थी। उसने पाया कि प्राणी में आत्मा नहीं थी, पर उसकी आंखों में गहराई और समझदारी झलक रही थी। शायद भगवान ने उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी दी थी। क्वीन ने उसे एबी में शरण दी और एक प्रतीकात्मक नाम दिया, एडम। पर क्वीन की दया एडम को नहीं छू सकी। उसे न इंसानों की फिक्र थी, न स्वर्गदूतों की और न राक्षसों की। वह बस खुद को बचाना चाहता था। क्वीन ने मजबूरी में उसे आर्मरी ले जाने का आदेश दिया ताकि वह कोई हथियार चुन सके। उसे बताया गया कि कोई भी हथियार, भाले, तलवारें, कुल्हाड़ी, चाबुक, कांटे या अन्य, अगर उस पर नाइटविंग सिंबल हो तो वह राक्षसों की आत्मा को नष्ट कर सकता है। परंतु नाइटविंग गारगोयल्स केवल तभी मरते हैं जब कोई प्राणी बिना आत्मा वाला हो, तब वे स्वर्ग लौट जाते हैं और मनुष्यों के मामलों से खुद को अलग कर लेते हैं। कैप्टन ऑफ द गार्ड्स ने तभी इसे खतरनाक मानते हुए मारने की सिफारिश की थी, पर क्वीन ने कहा कि हर जीवन मूल्यवान है और किसी को भी भगवान की जगह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उसने विक्टर की डायरी कैप्टन को सौंप दी ताकि उसे राक्षसों के हाथों न लगने दिया जाए। एडम ने एक हथियार चुना और अकेले ही दुनिया की यात्रा पर निकल गया। उसने स्वर्गदूतों की मदद लेने से मना कर दिया। वह अब समय और मृत्यु की सीमाओं से परे था। 200 वर्षों बाद भी वह न बदला था, न थका था। एडम को लगा राक्षस उसे भूल चुके हैं, पर वे अब भी उसका पीछा कर रहे थे। उसने अंततः उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया और फिर उस पुराने शहर लौटा जहां कभी उसका अस्तित्व शुरू हुआ था। एक मासूम इंसान की राक्षसों के हाथों मौत देख वह तुरंत आगे बढ़ा। 2 तलवारों से हमला कर दुश्मनों को मार गिराया, पर मुख्य राक्षस छत की ओर भाग गया और वहीं रुककर एडम को आमंत्रण देने लगा। पर इससे पहले कि एडम पीछा करता, नाइटविंग गारगोयल्स ने उसे पकड़ लिया और फिर से एबी ले आए। नाइट क्वीन अब क्रोधित थी क्योंकि एडम के कारण एक आम इंसान की मौत हो गई थी। यह नियमों का उल्लंघन था। उसे कष्ट गृह में डाल दिया गया ताकि यह तय हो सके कि उसकी जान ली जाए या नहीं। परंतु किसी को पता नहीं था कि राक्षसों के लिए एडम की अहमियत कितनी ज्यादा थी। सैकड़ों वर्षों से राक्षसों ने हजारों मानव लाशें जमा की थी ताकि उनके माध्यम से दुष्ट आत्माओं को धरती पर लाया जा सके। पर एक बड़ी बाधा थी, लाशों को पुनर्जीवित करना आसान नहीं था। उन्होंने अमीरों का रूप धरकर वैज्ञानिकों को गुप्त रूप से फंडिंग दी, लेकिन प्रयोग केवल चूहों पर ही सीमित रह गया। उन्हें एकमात्र उम्मीद थी, विक्टर का रचा गया एडम। पर जैसे ही उन्होंने उसे अपने ठिकाने में लाने की साजिश रची, नाइटविंग गारगोयल्स ने उसे एबी में बंद कर दिया। अब एडम की आत्मा के रहस्य को जानने के लिए राक्षसों की सेना ने एबी पर हमला कर दिया। नाइट एंजल्स ने तुरंत पवित्र हथियारों से हमला कर राक्षसों को रोकना शुरू किया। संख्या में अत्यधिक होने के बावजूद जब वे सभी एक साथ युद्ध भूमि में उतरे तो भी वे संख्या में शत्रु से कम थे। थोड़ी ही देर में कुछ एंजल्स पर डीमंस ने घात लगाकर हमला किया और वे एक के बाद एक हेवनली रेल्म लौटने को मजबूर हो गए। जैसे ही ऐसा लगा कि दुश्मन मॉनेस्ट्री को तोड़ने ही वाला है,
कैप्टन ऑफ द गार्ड्स ने डिवाइन ऑरा सक्रिय कर दी ताकि साथी क्वीन की रक्षा कर सकें, जबकि वह खुद युद्ध भूमि में कूद पड़ा और एंजेलिक फॉर्म धारण करके लड़ने लगा। एडम ने चारों ओर से आती चीख पुकारें सुनी। वह बस बैठकर मरने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहरेदार से निवेदन किया कि उसे रिहा कर युद्ध में भाग लेने दे। मगर जैसे जैसे डीमंस की संख्या बढ़ती गई, एंजल्स की सेना उन्हें रोकने में असमर्थ होती गई। कुछ ही देर में फिर से कई प्रमुख योद्धा मारे गए। सौभाग्य से ठीक उसी समय मिडनाइट बेल बज उठी। नाइटविंग वॉरियर्स की पूरी टीम को शक्तिवर्धन प्राप्त हुआ। डेमंस समझ गए कि अब वे नहीं जीत सकते और भाग खड़े हुए। कैप्टन ऑफ द गार्ड्स ने तुरंत साथियों को लेकर उनका पीछा किया, यह संकल्प लेकर कि इस बार वे खून का बदला खून से लेंगे। प्रार्थना में लीन क्वीन ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली और अपनी बची हुई 2 बॉडीगार्ड्स को सहायता के लिए भेज दिया। लेकिन वे नहीं जानती थीं कि डीमंस का असली लक्ष्य शुरू से ही वही थी, क्वीन, जो कि युद्ध में बेहद कमजोर थी। डीमंस का मानना था कि यदि वे नाइटविंग रेस की आध्यात्मिक नेता को पकड़ लें तो कैप्टन ऑफ द गार्ड्स स्वयं ही फ्रैंकेनस्टाइन को सौंप देगा। पर एडम ने अनजाने में ही डीमंस की योजना का पता लगा लिया और अकेले क्वीन को बचाने निकल पड़ा। जब कैप्टन वापस लौटा तो उसने देखा कि फ्रैंकेनस्टाइन वहां से जा चुका है। कोई विकल्प न देख उसने एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने विक्टर के शव से मिले पुराने एक्सपेरिमेंटल नोट्स बाहर निकाले, जिनमें एडम के निर्माण की पूरी प्रक्रिया दर्ज थी। ये नोट्स डीमंस के लिए कहीं ज्यादा आकर्षक थे। क्वीन ने कैप्टन को ऐसा न करने की बहुत कोशिश की, पर आर्कएंजल माइकल के एकमात्र पृथ्वीवासी प्रतिनिधि को बचाने के लिए उसने अंततः डीमंस से सौदा कर लिया। एडम ने उन्हें जाते देखा और नोट्स को वापस पाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन डीमंस की संख्या अत्यधिक थी। उनसे लड़ते लड़ते डिमोनिक सर्वेंट नोट्स लेकर उनके ठिकाने तक पहुंच गया। एडम उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा, जहां उसने देखा कि बेस पूरा मानव लाशों से भरा पड़ा है। स्पष्ट था कि नेबिरोस ने वर्षों पहले से यह योजना बनाई थी। अब जब उनके पास इटर्नल लाइफ का ज्ञान था और साइंटिस्ट शॉमेई इस नॉलेज के अनुसार प्रयोग कर पाई, तो अनगिनत हेल स्पिरिट्स एक बार फिर बिना आत्मा के शरीर में जन्म ले सकते थे। संकट की घड़ी में एडम ने लैब में घुसकर शॉमेई से नोट्स छीन लिए, लेकिन तभी गार्ड्स ने उसे पकड़ने के लिए हमला किया। तभी नेबिरोस ने अचानक प्रकट होकर सभी को रोका और एडम को डेमोनिक साइड में शामिल होने के लिए बहलाने की कोशिश की। मगर एडम ने आत्मा की आवाज सुनी और नोट्स लेकर भाग निकला। नोट्स पढ़कर एडम को आखिरकार अपनी उत्पत्ति की सच्चाई समझ में आई, लेकिन वह जीवन के उद्देश्य से अब भी अनजान था। जवाब पाने के लिए वह शाओमेई के पास लौटा। शाओमेई ने एडम के टांकों और शरीर की हालत देखकर समझा कि वह अनजाने में डीमंस की मदद कर रही थी। पछतावे में उसने एडम से कहा, अगर तुम राक्षसों जैसे काम नहीं करते तो तुम राक्षस नहीं हो। यह बात एडम के मन को छू गई। पूरी रात के अध्ययन के बाद सियाओमी को विक्टर के प्रयोग को दोहराने की प्रक्रिया समझ में आ गई और उसने एडम को साथी बनाने की बात मान ली। मगर वह अकेले यह नहीं कर सकती थी। उसे अपने इक्विपमेंट और सहयोगियों की जरूरत थी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एडम को डीमंस ने घेर लिया। जब शाओमेई नियत स्थान पर पहुंची तब तक योजना विफल हो चुकी थी और वह पकड़ ली गई। नेबिरोस ने शाओमेई को धमकाया और अपने सहयोगी को पुनर्जीवित करवाने के लिए मजबूर किया। विवश होकर उसने शव को उपकरण में रखा। जैसे ही पल्स करंट सक्रिय हुआ, जीवन की ऊर्जा डीमंस के पास पहुंच गई। मरे हुए शरीर ऊर्जा के सहारे पुनर्जीवित होने लगे। एडम ने इस योजना को रोकने के लिए मॉनेस्ट्री लौटकर क्वीन को सच्चाई बताई और विक्टर के नोट्स को सौंपकर मदद मांगी। लेकिन नाइटविंग रेस के लिए एडम भी एक खतरा था, क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी था जो क्रिएटर की योजना से परे था। क्वीन ने गुप्त रूप से कैप्टन को आदेश दिया कि जैसे ही नोट्स मिले एडम को समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल असावधान एडम पर हमला हुआ, लेकिन जब कैप्टन ने उसे मारा तो एडम ने हाथ उठाकर हमला रोका और अनजाने में उसका सीना चीर दिया। क्योंकि एडम 8 लाशों से बना एक सोललेस बीइंग था, उसके पास एंजल को मारने की योग्यता थी। दुख के बावजूद वह एक लाइट पिलर बनकर आसमान की ओर उड़ा। कैप्टन की मंटल को क्वीन ने उठाया और शोक से भर उठी। लेकिन इससे पहले कि वे बदला ले पाते, एडम फिर से अकेले मॉनेस्ट्री के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और चुनौती देता हुआ हाथ फैलाया। नाइटविंग वॉरियर्स क्रोधित हो गए और पूरी सेना लेकर उस पर टूट पड़े। एडम जानता था कि अब सफाई देना बेकार है, इसलिए लड़ते हुए वे उन्हें डेमंस लेयर की ओर ले गया। क्वीन के आदेश पर नाइट ड्रैगन्स आसमान से झपटे। ठिकाने के एकदम करीब पहुंचते ही एडम ने एक नाइट ड्रैगन के पंख पकड़ लिए और लड़ाई के बीच डीमंस अलार्म सिस्टम सक्रिय कर दिया। उसने सेक्रेड रेलिक निकाली और अपने कर्मों से क्वीन को अपनी निष्ठा का सबूत दिया। नाइट ड्रैगन्स के युद्ध में शामिल होते ही डीमंस की सेना तहस नहस हो गई। एडम लैब में घुसकर उसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन 92 डेमन लॉर्ड्स में से एक नेबिरोस फिर से प्रकट हुआ। आम सेक्रेड रेलिक्स उस पर असर नहीं डाल पा रही थी। कुछ ही देर में एडम हार गया और नेबिरोस ने उसके माथे पर सिंबल बना दिया ताकि हेल स्पिरिट उसमें प्रवेश कर सके। वेलकम माय सन, यू नाउ possess a truly remarkable body। पर एडम पर किसी डीमन ने कब्जा नहीं किया। उसके त्याग और परोपकार की भावना के चलते क्रिएटर ने उसे एक नई सोल दे दी। एडम ने बिना झिझके ब्लेड उठाई और नेबिरोस के शरीर पर नाइटविंग रेस का सेक्रेड सील बना डाला। दुनिया का एक सबसे बड़ा डीमन भी इस डिवाइन पावर से नहीं बच सका। उसकी सोल एक ज्वाला बनकर नर्क में गिर गई, जहां उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। डीमंस का सालों पुराना ठिकाना चकनाचूर हो गया। रिवाइव्ड अनडेड आर्मी पूरी तरह नष्ट हो गई। आखिर में क्वीन ने एडम और शॉमी को बचाया और जैसे ही सूर्य निकला वे मॉनेस्ट्री लौट आए। कठिन संघर्षों के बाद एडम ने अंततः अपने अस्तित्व का अर्थ पा लिया और वह अपने भाग्य को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार था।